Dear students, today we are going to discuss about isomerism. In this lecture, we will discuss about introduction to isomerism, types of isomerism, and in this case, we will discuss about structural isomerism and stereoisomerism in detail. Concept of isomerism. Now, what is isomerism? First of all, we will discuss about introduction to isomerism, that what is meant by isomerism. The word isomerism or the term isomerism was first time used by Berzelius. He was Swedish chemist. We can also consider him as a founder of organic chemistry. Actually, the isomerism is derived from Greek word isos. Isos mean equal and meros. Meros mean part. It means equal part. It means there is a relationship between two compounds which are isomers of each other. तो वो relationship यहाँ पे हम देखेंगे क्या होता है. It is used to describe the relationship between two clearly different compounds having the same elemental composition. यानी जो compound होते हैं उनका molecular formula same होता है. molecular formula same होने का मतलब क्या है कि वो एक जैसे एटम एलिमेंट से बने हुए होते हैं और उसके साथ साथ जो है वो उनके एलिमेंट की जो मतलब रेशियो होती है उनके अंदर, यानी एटम की जो तादाद होती है वो सेम होती है. मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, यानी जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम होता है वो दोनों में सेम होता है. Such pairs of compounds differ in their physical and chemical properties and are called isomers. इस तरह के कंपाउंड जो होते हैं वो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस शो करते हैं और उसमें डिफरेंट सिचुएशन होती है. समटाइम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, समटाइम डिफरेंट होती हैं. तो डिफरेंट पॉसिबिलिटी उनके अंदर होती है. वो डिपेंड करता है किस नेचर का स्ट्रक्चर है उनका. अब जो आइसोमरिज्म है उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? ठीक है, कौन सी डेफिनेशन आपने याद रखनी है जो आपने एग्जाम में भी लिखनी होगी? कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स, व्हाइल दिस फिनोमेनन इज नोन एज आइसोमरिज्म. आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ हो, वो एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं और इस फिनोमेना को आइसोमरिज्म कहते हैं. फॉर एग्जांपल, इथाइल अल्कोहल का नाम आपने सुना होगा जिसको हम इथेनॉल भी कहते हैं. ये उसका स्ट्रक्चर है CH3CH2OH और डाई मिथाइल ईथर CH3OCH3. ये एक दूसरे के आइसोमर है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इथाइल अल्कोहल आइसोमर है डाई मिथाइल ईथर का या डाई मिथाइल ईथर आइसोमर है इथाइल अल्कोहल का. यानी इन दोनों में रिलेशनशिप क्या बन रहा है? इनमें रिलेशनशिप की हमने बात की थी. ठीक है, तो आइसोज इक्वल मेरस पार्ट. तो क्या रिलेशनशिप बन रहा है इनके अंदर कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है. यहाँ पे अगर आप देखें इसमें 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, यानी C2H6O फार्मूला बन रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला. इसमें भी वही बन रहा है. 2 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन C2H6O. दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, यानी एलिमेंटल कंपोजिशन दोनों की सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्लियरली आपको नजर आ रहा है डिफरेंट है. क्योंकि यहाँ पे आप देखें पहले 2 कार्बन आ रहे हैं उसके बाद ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन है, यानी यहाँ पे एंड पे ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पे दरमियान पे आ रहा है. दीज टू कंपाउंड्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. स्ट्रक्चर के लिहाज से ये बिल्कुल मुख्तलिफ है. सो ये एक दूसरे के आइसोमर है. टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म. अब आइसोमरिज्म जो है उसको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं? देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल और कंस्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म एंड सेकंड वन इज स्टीरियो आइसोमरिज्म. स्ट्रक्चरल या कंस्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म जो होता है वो फर्दर जो है वो 5 टाइप्स का होता है. ठीक है, तो सबसे पहली टाइप है चेन आइसोमरिज्म और स्केलेटल आइसोमरिज्म, सेकंड है पोजीशन आइसोमरिज्म, थर्ड है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, फोर्थ है मेटामरिज्म और फिफ्थ है टाटोमरिज्म. और जो
स्टीरियो आइसोमरिज्म है उसको भी फर्दर हम डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में, कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। ठीक है, अब चूंकि आपके सिलेबस में ये कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म नहीं है तो उसको फर्दर यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब नहीं किया। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसको फर्दर हम कैटेगराइज करेंगे, वैसे इसकी फर्दर टाइप्स भी होती हैं। उसके बाद कन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म को अगर आप देखें तो उसकी टू मेन टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है उसको हम डिटेल से देखेंगे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को, जो कि ऑलरेडी आपके कोर्स में शामिल हैं दोनों। ओके, नाउ स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म, यानी जो सबसे पहली टाइप यहाँ पे हमने देखी थी स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म, जो कि आइसोमरिज्म की फर्स्ट टाइप है। ओवरऑल टू मेन टाइप्स होती हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द वे देयर एटम्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, यानी इसमें वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होता है, यानी अगर दो कंपाउंड है, अगर हम कहें कि जी ये एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं, तो किस तरह उनमें क्या डिफरेंस होगा, वो उनमें एटम की कनेक्टिविटी का डिफरेंस होता है। एटम उनके मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो उनका सेम ही होगा, लेकिन एटम की जो तरतीब होती है, कनेक्टिविटी होती है, आप उसमें अरेंजमेंट होगी, वो डिफरेंट होगी। ठीक है, डिफरेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम, यानी मुख्तलिफ तरीके से वो कनेक्ट हुए होंगे। जिस तरह अभी हमने डाईमिथाइल ईथर और इथेनॉल की बात की है, तो उनकी कनेक्टिविटी डिफरेंट है, मतलब उनमें एटम की जो कनेक्टिविटी है वो डिफरेंट है। कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर, व्हाइल दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की यही डेफिनेशन आप कर सकते हैं जो ऑलरेडी हमने आइसोमरिज्म में भी पढ़ी है। ठीक है, ये इनके ऊपर भी अप्लाई होती है। चेन आइसोमरिज्म और स्केलेटल आइसोमरिज्म, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कार्बन चेन और स्केलेटन आर कॉल्ड चेन आइसोमर्स, व्हाइल दिस फेनोमेना इज कॉल्ड चेन आइसोमरिज्म। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन वो कार्बन चेन या कार्बन स्केलेटन के लिहाज से डिफरेंट हो, उनको चेन आइसोमर्स कहते हैं और इस फेनोमेना को चेन आइसोमरिज्म कहते हैं। For example, in butane and isobutane are chain isomers of each other. यहाँ पे अगर आप देखें तो ये N-ब्यूटेन है और ये आइसोब्यूटेन है, ये दो मुख्तलिफ कंपाउंड है, लेकिन इनका रिलेशनशिप क्या है कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन रहा है, अगर आप काउंट करें तो इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 और 3 10। ठीक है, C4H10 फार्मूला बन रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इधर आप देखें यहाँ पे इस केस में तो 1 2 3 4 कार्बन है और हाइड्रोजन 3 3 6 7 और 3 10, तो फार्मूला इसका भी C4H10 ही बन रहा है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर आप देखें बिल्कुल डिफरेंट है। इसका नाम है N-ब्यूटेन, इसका नाम है आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो इसको हम स्ट्रेट चेन कहते हैं, इसको हम ब्रांच चेन कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो चारों कार्बन एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में, कोई भी यहाँ पे ब्रांच नहीं है इनके तरफ, यानी कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जो डायरेक्टली मोर देन 2 कार्बन के साथ अटैच हो। ये देखें, ये 1 के साथ डायरेक्टली अटैच है, ये 2 के साथ, ये 2 के साथ, ये 1 के साथ। यहाँ पे अगर आप इस कार्बन को देखें ये 3 के साथ डायरेक्टली अटैच है, ये तो 1 के साथ है, ये 1 के साथ, ये 1 के साथ डायरेक्टली है, लेकिन ये डायरेक्टली 3 के साथ अटैच है। तो अब अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर कनेक्टिविटी या एटम बिल्कुल यहाँ पे डिफरेंट है, तो इसको हम स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन आइसोमरिज्म भी कहते हैं जनरली, यानी चेन आइसोमरिज्म को, इसमें एक कंपाउंड अगर स्ट्रेट है दूसरा ब्रांच होता है, तो ये उनका डिफरेंस होता है आपस में। बाकी इसका जो नाम है यहाँ पे अगर आप देखें 2 मिथाइल प्रोपेन भी आप इसे कह सकते हैं, IUPAC नेम इसका 2 मिथाइल प्रोपेन भी हो सकता है, और आइसोब्यूटेन जो है वो कॉमन नेम हम आइसोब्यूटेन यूज करते हैं इसका। N-ब्यूटेन, N स्टैंड फॉर नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन स्ट्रेट चेन होता है, आइसोब्यूटेन जो होता है वो ब्रांच चेन होता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है, कार्बन चेन का डिफरेंस है इनके अंदर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर्स, व्हाइल दिस फेनोमेना इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमरिज्म। दिस शुड बी आइसोमर्स, यहाँ पे इसकी करेक्शन कर लेनी है, ये आइसोमरिज्म नहीं है बल्कि आइसोमर्स यहाँ पे आप लिखेंगे। While this phenomena is called position isomerism.
वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होती है। फंक्शनल ग्रुप उनके सेम होते हैं लेकिन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट होती है, वो एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 1 प्रोपेनॉल इज पोजिशनल आइसोमर ऑफ 2 प्रोपेनॉल। ये दोनों अल्कोहल है, ठीक है, ये भी अल्कोहल है, ये भी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इसमें OH है, इसमें भी OH है, लेकिन ये 1 पोजीशन पे OH, यहाँ पे अगर आप चेन में देखें तो ये 2 पोजीशन पे आ रहा है, तो इसलिए हम इसको 1 प्रोपेनॉल कहते हैं और इसको हम 2 प्रोपेनॉल कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस केस में जो OH ग्रुप है वो बिल्कुल एक एंड पे है, बाकी 3 कार्बन यहाँ पे जो है ना वो आपस में अटैच्ड है, ठीक है। तो यानी ये टर्मिनल पोजीशन पे OH है और यहाँ पे जो है वो सेकंड पोजीशन पे OH आ रहा है। तो OH की पोजीशन बिल्कुल क्लियरली आपको डिफरेंट चेन के अंदर नजर आ रही है। तो 1 प्रोपेनॉल 2 प्रोपेनॉल का पोजिशनल आइसोमर है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो हमारे पास कोई और भी आप फंक्शन को ले सकते हैं। 1 ब्रोमो प्रोपेन भी हो सकता है, 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। तो आप यहाँ पे माइनो ग्रुप ले सकते हैं, कोई भी फंक्शन ग्रुप यहाँ पे आप ले सकते हैं। जब आप उसकी पोजीशन चेंज करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, लेकिन ये आपने याद रखना है कि फंक्शन ग्रुप ऐसा होना चाहिए कि जिससे मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज हो। यहाँ पे अगर आप देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका बिल्कुल सेम बन रहा है। क्या बन रहा है जी, C3 बन रहा है, ठीक है, H578 H8 बन रहा है, ठीक है, और O C3H8O। इसमें भी अगर आप देखें C3H8O, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, organic compounds having same molecular formula but different function group are called function group isomers, while this phenomenon is called function group isomerism। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो वो एक दूसरे के फंक्शन ग्रुप आइसोमर कहलाते हैं और इस फेनोमेनन को फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल इथेनॉल इज फंक्शन ग्रुप आइसोमर ऑफ डाईमिथाइल ईथर। इथेनॉल में अगर आप देखें तो यहाँ पे फंक्शन ग्रुप है OH और डाईमिथाइल ईथर में COC फंक्शन ग्रुप होता है, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। तो ये ईथर है, यानी ये फंक्शन ग्रुप हमें बता रहा है कि ईथर फैमिली से बिलोंग कर रहा है और ये अल्कोहल फैमिली से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो दो आइसोमर होंगे उनकी फैमिलीज ही मुख्तलिफ होंगी, वो दो मुख्तलिफ फैमिली से बिलोंग करेंगे। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो वो सेम बन रहा है, वो ऑलरेडी हमने स्टार्ट में डिस्कस भी किया था। यहाँ पे C2H6O है, ठीक है, इधर भी C2H6O बन रहा है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के क्या है, फंक्शन ग्रुप आइसोमर है। तो ऐसा केस कहीं पे भी आएगा जहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन फंक्शन ग्रुप डिफरेंट होगा, तो आपने याद रखना है कि वो एक दूसरे के फंक्शन ग्रुप आइसोमर कहलाएंगे। सिमिलरली इथेनोइक एसिड, जिसको हम एस्टिक एसिड भी कहते हैं, जो कि विनेगर में पाए जाते हैं, सिरके में, इस फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ मिथाइल मिथेनोएट। अब मिथाइल मिथेनोएट क्या होता है, ये एक्चुअली इसको मिथाइल फॉर्मेट भी कहते हैं और ये एस्टर है, ठीक है, एस्टर फैमिली से बिलोंग करता है। और ये क्या है, एस्टिक एसिड। अब एस्टर एस्टिक एसिड का डेरिवेटिव होता है लेकिन ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ कंपाउंड है, इसका फंक्शन ग्रुप इसका बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है। तो इसमें COO R फंक्शन को हम जनरली कंसिडर करते हैं, इसमें COOH लेते हैं, ठीक है। इथेनोइक एसिड और यानी एस्टिक एसिड भी कहते हैं इसको, मिथाइल मिथेनोएट। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें C2 बन रहा है, ठीक है, C2 है और उसके बाद H4 बन रहा है और O2, ठीक है। तो C2H4O2 यहाँ पे बन रहा है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें C2, ठीक है, H4O2 सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इस वजह से ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहलाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम जनरली देखें तो वो जो हमने कहा था स्टार्ट में कि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, यानी ये टाइप तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की है ना, तो एटम की कनेक्टिविटी भी डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है। ये अगर आप देखें तो एटम दायरे फंक्शन जब चेंज होता है तो कनेक्टिविटी का भी फर्क पड़ता है, तो एटम की मुख्तलिफ कनेक्टिविटी है यहाँ पे। अगर आप देखें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ रहा है और फिर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ रहा है, कोई कार्बन नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑक्सीजन के साथ कार्बन आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह यानी इस केस में कोई भी ऐसा ऑक्सीजन नहीं है जिसके साथ हाइड्रोजन हो, यहाँ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ डायरेक्टली कोई भी कार्बन अटैच नहीं है, यहाँ पे इसके साथ डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस।
Number 4 is metamerism. Organic compounds having same molecular formula but unequal distribution of carbon atom on either side of the functional group are called metamers, while this phenomenon is called metamerism. वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप के जो दोनों साइड्स होते हैं उनके ऊपर नंबर ऑफ कार्बन एटम का फर्क हो, ठीक है, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है उनके आइदर साइड ऑफ द फंक्शन ग्रुप सेम ना हो। अगर एक कंपाउंड में एक साइड पे एक कार्बन है, दूसरी साइड पे 3 है, दूसरे में एक साइड पे 2 है, दूसरे पे 2 है, तो ज़ाहिर है ये डिफरेंस तो आ गया यहाँ पे। तो इस डिफरेंस की बेस पे हम उनको एक दूसरे के मेटामर कहते हैं। ये इनकी एक और डेफिनेशन भी आप कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल। ये भी आप कह सकते हैं कि कार्बन एटम की तादाद का डिफरेंस होता है, या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन, इसका मतलब सेम ही बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल डाईइथाइल ईथर इज मेटामर ऑफ मिथाइल प्रोपाइल ईथर। इन दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है, ये एक दूसरे के मेटामर हैं। किस तरह मेटामर हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये COC ईथर में हम यानी बीच में कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन कंसिडर करते हैं। तो लेट्स से इस फंक्शन ग्रुप की इस साइड पे अगर आप देखें तो आपके पास 2 कार्बन आ रहे हैं, इस साइड पे 2 कार्बन आ रहे हैं, यानी यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 आ रहे हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो इस साइड कहीं पे भी इधर 2 नहीं है, इसमें अब 3 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, ठीक है। तो यानी डिफरेंस किसी एक साइड से भी आएगा तो वो कंपाउंड ज़ाहिर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपके पास है डाई इथाइल ईथर और ये मिथाइल प्रोपाइल, यहाँ से हम पढ़ते हैं ना मिथाइल प्रोपाइल ईथर। इसको मिथाक्सी प्रोपेन भी कह सकते हैं, उसको इथाक्सी इथेन भी कह सकते हैं IUPAC में, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने याद रखना है कि मेटामर में क्या होता है, फंक्शन ग्रुप की दोनों साइड पे कार्बन जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसका फर्क होता है, यानी नंबर ऑफ कार्बन का डिफरेंस होता है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद है टाटोमरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम आर कॉल्ड टाटोमर्स, व्हाइल दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड टाटोमरिज्म। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनमें हाइड्रोजन की पोजीशन डिफरेंट हो तो वो एक दूसरे के टाटोमर कहलाते हैं और इस फेनोमेना को टाटोमरिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोपेनॉन, जिसको हम एसीटोन भी कहते हैं, ठीक है, प्रोपेनॉन जिसको हम यहाँ पे कीटो फॉर्म कहेंगे और इसका कॉमन नेम एसीटोन भी होता है, इज टाटोमर ऑफ प्रोपिनोल, that is enol form. Enol form is unstable then keto form, so it form in small amount. अब याद रखना जो टाटोमरिज्म होता है ना, ये एक हम रिएक्शन कहते हैं टाटोमराइजेशन, जिसमें एक टाटोमर दूसरे में कन्वर्ट होता है, यानी इंटर कन्वर्टेबल होता है, इनके दरमियान इक्विलिब्रियम होता है और इक्विलिब्रियम उस तरफ ज़्यादा होता है जहाँ पे वो मतलब स्टेबल फॉर्म होगी। तो अगर हम कीटो और इनोल फार्म को देखें, ये कीटो फार्म है और ये इनोल फार्म है। इनोल फार्म अनस्टेबल होता है, कीटो फार्म स्टेबल होता है, इसीलिए इक्विलिब्रियम मोस्टली यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इस साइड पे होगा, यानी यहाँ पे आप इसको लेफ्ट हैंड साइड पे कहेंगे, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंसिडर होगा। तो यानी इसका मतलब है कि इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि ये अनस्टेबल है और ये क्या है, स्टेबल है, लेकिन ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, आपने याद रखना है। तो स्ट्रक्चर के लिहाज से ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पे अगर आप देखें ऑक्सीजन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन की पोजीशन यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे आपके पास कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे उसी कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे चला गया, यहाँ पे वो ऑक्सीजन पे नहीं था, तो इन दो में कार्बन की तरतीब तो बिल्कुल सेम है, C साथ एक दरमियान वाले के साथ O, दरमियान वाले के साथ O, लेकिन हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज है, इस वजह से ये एक दूसरे के टाटोमर कहलाएंगे और इसको टाटोमरिज्म भी कहते हैं। और इनकी ये जो कन्वर्जन हो रही है इस रिएक्शन को हम कहते हैं टाटोमराइजेशन, ठीक है, इंटर कन्वर्टेबल है ये, यानी एसीटोन जो होता है जो कि कीटोन है, कीटो फॉर्म है, वो प्रोपिनोल में चेंज हो जाता है। इसी तरह प्रोपिनोल एसीटोन में एक ही बात है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन का एरो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ओके, आइसोमरिज्म की ओवरऑल दूसरी टाइप्स हमने कौन सी डिस्कस की थी, स्टीरियो आइसोमरिज्म। हमने कहा था कि हम सेकंड टाइप स्टीरियो आइसोमरिज्म देखेंगे। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म से क्या मुराद है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला
but different position of their groups in the space are called stereoisomers, while this phenomena is called stereoisomerism. वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल किस लिहाज से, स्ट्रक्चरल अगर यहाँ पे हम देखें तो वैसे तो आइसोमर में स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चरल से यहाँ पे ये मुराद है कि इनमें वो जो डिफरेंस हमने देखा था स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में वो यहाँ पे नहीं होता, यानी कनेक्टिविटी सेम होती है एटम की, कनेक्टिविटी ऑफ एटम चेंज नहीं होती। एटम जिस तरतीब में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं वो तरतीब वही होती है, लेकिन स्पेस में उनकी अरेंजमेंट चेंज होती है। स्पेस में एटम या ग्रुप्स की जब अरेंजमेंट चेंज होगी, डिफरेंट होगी, तो वो मतलब स्पेशल रिलेशनशिप, स्पेस के रिलेशनशिप के लिहाज से हम उन्हें कंसिडर करेंगे तो वो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर कहलाएंगे, और इस फिनोमेना को स्टीरियो आइसोमरिज्म भी कहते हैं। इसको 3D आइसोमरिज्म भी हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हम स्पेस में मॉलिक्यूल को देखते हैं कि उसके ग्रुप जो है वो क्या सेम साइड पे हैं, अपोजिट साइड पे हैं, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप बन रहा है। Molecules have the same molecular formula, but the atoms are joined to each other in a different spatial arrangement. They occupy a different position in three-dimensional space. In space में arrangement change होगी। तो फर्स्ट इसकी टाइप है जी configurational isomerism. The stereoisomers which cannot be interconverted unless a covalent bond is broken are called configurational isomers, while this phenomena is called configurational isomerism. यानी वो स्टीरियो आइसोमर जिनको उस वक्त तक आप वो स्टीरियो आइसोमर के जिनमें आप उस वक्त तक कन्वर्जन नहीं कर सकते, यानी एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में आप कन्वर्ट, एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक आप उनका बॉन्ड ना ब्रेक करें। बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो वो कन्वर्ट होंगे, अदरवाइज वो कन्वर्ट नहीं होंगे, तो वो कन्फिग्रेशनल आइसोमर कहलाएंगे, और इस फिनोमेना को कन्फिग्रेशनल आइसोमरिज्म कहते हैं। These isomers can be separated under normal conditions. इनकी सेपरेशन आप कर सकते हैं, यानी इनको आप एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, इनको आप जो है वो सेपरेट करके यूज़ कर सकते हैं, यानी ये रैपिडली इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते, इनकी इंटर कन्वर्जन बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उसके लिए बॉन्ड ब्रेक करना होता है, उसके लिए एनर्जी ज़्यादा दरकार होती है, तो वो ये आमतौर पर नहीं कर पाते। There are two types of configurational isomerism: geometrical isomerism and optical isomerism. ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। सबसे पहले देखते हैं जी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन द स्पेस ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, इन अल्कीन्स, ठीक है, यहाँ पे n लिखते हैं साथ, इन अल्कीन्स एंड कार्बन कार्बन single bond in cyclic compounds are called geometrical isomers, while this phenomena is called geometrical isomerism. यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी एटम की कनेक्टिविटी और उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन स्पेस में उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है? ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अल्कीन में अगर आप देखें, हम अल्कीन का केस डिस्कस करेंगे, आपके लेवल पे हम साइक्लिक कंपाउंड को नहीं डिस्कस करेंगे, वो हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, यहाँ पे जस्ट हम अल्कीन की बात करेंगे। तो अल्कीन के डबल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, तो जिस वजह से स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल होती है, तो वो मतलब जो अरेंजमेंट जब डिफरेंट हो जाती है तो वो फिर दो किस्म के आइसोमर आपको मिलेंगे, ठीक है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें भी जो है वो क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, बॉन्ड तो सिंगल होता है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इसलिए होती है कि अगर बॉन्ड रोटेट करेगा तो वो पे ब्रेक हो जाएगा, जब ब्रेक होगा तो डेफिनेटली साइकिल बरकरार नहीं रह सकेगा, साइकिल टूट जाएगा, आपका कंपाउंड साइक्लिक से ओपन हो जाएगा, ओपन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, द आइसोमर इन विच टू सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड इज कॉल्ड सिस आइसोमर। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर में सबसे कॉमन जो इनकी एग्जांपल्स आती हैं वो अल्कीन में हम देखते हैं, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज मोर कॉमन इन अल्कीन्स। इसलिए अल्कीन की बेस पे यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड की जो है वो सेम साइड पे, ठीक है, सिमिलर ग्रुप हो, ठीक है, या अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, ऊपर वाली साइड या नीचे वाली साइड सेम ग्रुप अगर आ जाएं, होंगे वो अपोजिट कार्बन पे लेकिन पोजीशन मतलब साइड उनकी सेम होगी, तो वो क्या कहलाएगा? सिस आइसोमर। while the isomer in which
two similar groups are present on opposite sides of the double bond are called trans isomers. यानी वो आइसोमर, ठीक है, बल्कि इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर, वो आइसोमर जिसमें डबल बॉन्ड की दोनों साइड पे जो है वो जो ग्रुप्स होते हैं, मतलब डबल बॉन्ड की एक साइड पे जो दो ग्रुप होंगे वो अपोजिट होंगे, डिफरेंट होंगे, ठीक है, यानी सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे होंगे, सेम ग्रुप अपोजिट साइड। अब सिंपल सा फार्मूला याद रखना है, सेम ग्रुप सेम साइड सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस, ठीक है। तो जो ट्रांस आइसोमर होता है, इन दिस केस टू सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड, और सिस फॉर्म में सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। यानी जो ट्रांस आइसोमरिज्म होगा उसमें दोनों ग्रुप जो है वो या तो अबव द प्लेन या दोनों बिलो द प्लेन, और जो सिस आइसोमर होगा उसमें या तो दोनों अबव और दोनों बिलो। जो ट्रांस होगा उसमें एक अबव होता है और दूसरा जो ग्रुप उसी प्रायोरिटी का होता है वो बिलो होता है। फॉर एग्जांपल, सिस 2 ब्यूटीन इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ ट्रांस 2 ब्यूटीन। गौर से आप देखें कि ये सिस 2 ब्यूटीन है, सिस मीन सेम ग्रुप सेम साइड। यहाँ पे अगर आप देखें मिथाइल, ये एक ही साइड पे हैं दोनों, ठीक है। अगर आप इसको 3D में रख के देखें तो जो है वो आपके पास यहाँ पे डेफिनेटली अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक साइड आपके पास आ रही है, ठीक है, मतलब प्लेन की एक साइड, अब प्लेन की दो साइड्स हैं, ठीक है, आपके पास यानी लेट्स है ये दूसरी साइड है, ये वाली साइड है, तो ये मीन इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ही साइड पे दोनों ग्रुप आ रहे हैं, तो ये स्पेस में एक दूसरे को इंटरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, इसलिए जनरली हम कहते हैं कि सिस फॉर्म क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो इसमें आपने ये याद रखना है कि बल्कि ये अबोव और बिलो वाली बात जो यहाँ पे मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे इसमें अबोव बिलो वाली हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो अल्कीन होते हैं ये आमतौर पर क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो इनका जो डबल मतलब जो ग्रुप्स होते हैं वो सारे एक ही प्लेन पे होते हैं, लेकिन साइड उनकी अपोजिट होती है, ठीक है। तो मतलब एक दूसरे के बिल्कुल वो अपोजिट होते हैं, तो एक साइड पे दो ग्रुप आ सकते हैं, दूसरी साइड पे दूसरे दो ग्रुप आ सकते हैं, तो जो सिस फॉर्म होगा उसमें सेम ग्रुप सेम साइड, ट्रांस में अपोजिट साइड पे होंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है इस केस में। तो इस केस में यहाँ पे अगर आप देखें अल्कीन के केस में हाइड्रोजन जो है वो सेम साइड पे आ रहे हैं दोनों, और मिथाइल सेम साइड पे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हाइड्रोजन अपोजिट साइड पे आ रहे हैं, सेम ग्रुप अपोजिट साइड, और मिथाइल सेम ग्रुप है वो अपोजिट साइड पे आ रहे हैं। ये ट्रांस 2 ब्यूटीन है और ये आपके पास सिस 2 ब्यूटीन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते, ये हमने कहा था ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर आप इस बॉन्ड को रोटेट करेंगे ना यहाँ पे तो ये टूट जाएगा, यहाँ पे इन दो के दरमियान बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, रोटेशन काम नहीं हो सकती यहाँ पे। तो अब रोटेशन अगर होगी तो फिर तो ज़ाहिर ये ग्रुप ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ये सिस से किस में ट्रांस चेंज हो जाएगा, ट्रांस में, लेकिन ये रोटेशन नहीं हो सकती। इसलिए जब ये कंपाउंड बनता है तो उसने डिसाइड करना होता है कि क्या ग्रुप सेम साइड पे रखना है या अपोजिट साइड पे रखने हैं। तो बनते हुए ये भी बन जाता है, ये भी बन जाता है, लेकिन फिर इंटर कन्वर्ट नहीं होते, क्योंकि उसके लिए भी इनको कन्वर्ट करने के लिए एक और रिएक्शन करना पड़ता है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो ये स्ट्रक्चर के लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि जब सेम ग्रुप सेम साइड पे होते हैं उनका अलग इंटरेक्शन होता है, जब वो सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे होते हैं वो अलग इंटरेक्शन होता है, ठीक है। क्योंकि जब सेम ग्रुप सेम साइड पे हो गए तो वो मोस्टली एक दूसरे के क्लोज आते हैं, तो एक दूसरे के रिपल्शन या जिसको स्टेरिक इफेक्ट जनरली हम कंसिडर करते हैं वो उसके भी चांसेस यहाँ पे होते हैं कंपाउंड के अंदर, तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सिस फॉर्म जो होता है वो अनस्टेबल होता है, ट्रांस फॉर्म स्टेबल होता है। इसके अलावा इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस भी होता है, ठीक है। तो जनरली जो सिस फॉर्म है उसमें चूँकि डायपोल मोमेंट की कैंसिलेशन के चांस नहीं होते, ट्रांस फॉर्म में उसके चांस होते हैं कैंसिलेशन के, तो उसमें डायपोल मोमेंट नेट डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा। इसमें जो है वो डायपोल मोमेंट सिस में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और ये ट्रांस फॉर्म का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। Geometrical isomers have different boiling point. Boiling point of trans 2 butene is less than cis 2 butene. ट्रांस का boiling point कम होगा, cis का ज़्यादा होगा, क्योंकि cis में कैंसिलेशन नहीं हो सकती, ट्रांस में कैंसिलेशन के चांसेस होते हैं डायपोल के।
Geometrical isomerism in alkenes is possible only when each double bonded carbon atom is attached to two different atoms or groups. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो है वो अल्कीन में जो है वो उसी वक्त पॉसिबल होगा जब हर कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप अटैच होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें ये प्रोपीन का केस हमने लिया है। प्रोपीन में एक कार्बन पे दो सेम एटम है। ठीक है, यानी एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हमने लगा दिए। तो याद रखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म उसी सूरत में पॉसिबल होगा जब डबल बॉन्ड के हर कार्बन पे जो दो ग्रुप्स या एटम होते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, वो सेम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे ये सेम आ रहे हैं, तो इस वजह से ये इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको हाइड्रोजन को ऊपर कर दें या इसको नीचे कर दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लेट से इसको जो है वो मतलब दूसरी फॉर्म में अगर आप शो करते हैं, मिथाइल के ऊपर लगाते हैं हाइड्रोजन को नीचे, तो फिर भी हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन और मिथाइल के सामने हाइड्रोजन आ रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ पे जो इंटरेक्शन बन रहा है वो वहीं पे भी बनेगा। इस वजह से इसका कोई भी दूसरा आइसोमर यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं हो सकता। तो ये क्राइटेरिया आपने याद रखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए डबल बॉन्ड के हर कार्बन पे दो डिफरेंट एटम्स को होना जरूरी होता है। ओके, नेक्स्ट टाइप इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में हमने क्या कहा कि अगर डबल बॉन्ड की सेम साइड पे, ठीक है, सेम ग्रुप होंगे तो वो सेस फॉर्म होगी, और डबल बॉन्ड की अपोजिट साइड पे मतलब डबल बॉन्ड की सेम साइड पे एक ही साइड पे दो ग्रुप होंगे तो वो सेस फॉर्म होगी, और अगर वो अपोजिट साइड पे होंगे तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ द डबल बॉन्ड ट्रांस एंड सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड सेस कहलाएगा। तो वो ग्रुप जाहिर है आपस में भी सेम साइड और अपोजिट साइड हो जाएंगे डेफिनेटली। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सेम साइड पे आ रहे हैं और ये एक दूसरे के अपोजिट साइड पे आ रहे हैं, तो इसको अपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट इज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। Organic compounds having same molecular and structural formula but show different behavior towards plane polarized light are called optical isomers, while this phenomenon is called optical isomerism. वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला जनरली सेम होता है, लेकिन उनका प्लेन पोलराइज लाइट की तरफ जो है वो बिहेवियर डिफरेंट होता है। ठीक है, यानी जो पोलराइज लाइट है उसका प्लेन की तरफ उनका बिहेवियर डिफरेंट होता है और वो उसको डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। तो बिहेवियर प्लेन पोलराइज लाइट की तरफ डिफरेंट होने की वजह से हम उनको एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर कहेंगे। ठीक है, क्योंकि उनमें क्या फ़र्क होगा कि एक अगर क्लॉकवाइज लाइट को रोटेट करवाएगा पोलराइज लाइट के प्लेन को, और एक एंटी करवाएगा, तो डेफिनेटली वो एक दूसरे के आइसोमर कहलाएंगे। कौन से आइसोमर कहलाएंगे, आप यहाँ पे रिलेशनशिप लाइट के लिहाज से बन रहा है, लाइट के साथ इंटरेक्शन आ रहा है, तो लाइट के लिए वर्ड हम ऑप्टिकल यूज करते हैं और इस फिनोमेना को हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कहते हैं। Organic compounds having same molecular and structural formula but differed in their interaction with plane polarized light are called optical isomers, while this phenomenon is called optical isomerism. ये भी डिफिनेशन आप कर सकते हैं, ठीक है, कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फार्मूला मतलब तो सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला मीन कनेक्टिविटी सेम होती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला एलिमेंटल कंपोजिशन भी सेम होती है, लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट की तरफ उनका इंटरेक्शन, उसके साथ जो उनका इंटरेक्शन होता है वो डिफरेंट होता है, और इस वजह से हम उनको ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। दीज stereoisomers are related to each other as an object and its non-superimposable mirror image. इनका आपस में रिलेशनशिप क्या होता है, इनका रिलेशनशिप वही बनेगा जो एक ऑब्जेक्ट का उसके नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज के साथ होता है। मीन के जब ऑब्जेक्ट को आप उसको उसके मिरर इमेज पे सुपरइम्पोज ना कर सकते हो तो उसे हम कहते हैं नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज। तो वो जो रिलेशनशिप उस ऑब्जेक्ट का और नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज का बनेगा वो
ऑप्टिकल आइसोमर्स का भी आप उसमें बन रहा होता है। स्पेशली इस केस में एनंशियोमर्स जो होते हैं उनका वही रिलेशनशिप बनेगा। Organic compounds which are non-superimposable mirror images of each other are called enantiomers। यानी जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है उसमें जो सबसे मेन टाइप आती है वो एनेंशियोमरिज्म है, यानी एनेंशियोमर्स। तो एनेंशियोमर्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एक दूसरे के नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं, ठीक है। और इस फेनोमेना को एनेंशियोमरिज्म भी आप कह सकते हैं। Two enantiomers are related to each other just like the relation of our right hand with left one। यानी हमारा जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड होता है, हमारा दायां हाथ और बायां हाथ, उनका जो रिलेशनशिप होता है वही दो एनांशियोमर का आपस में होता है। बाकी अगर हम उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लें, उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी एटम की कनेक्टिविटी देख लें, वो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन स्पेस में उनकी अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। उस डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से अगर आप देखें यहाँ पे, और अरेंजमेंट किस लिहाज से डिफरेंट होगी कि वो एक दूसरे के नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज होंगे। जिस तरह अगर आप मिरर में अपने राइट हैंड को रखें तो आपको लेफ्ट नजर आएगा, लेफ्ट रखें तो आपको राइट नजर आएगा। तो यही रिलेशनशिप उनका आपस में होता है, यानी आप राइट हैंड को लेफ्ट पे सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, लेफ्ट को राइट पे। यानी दोनों हाथों को अगर आप ऊपर नीचे रखें तो वो एक दूसरे पे फेट नहीं आते। फेट का ये मतलब होता है कि आपके जो थंब है उसके ऊपर आपका थंब आना चाहिए दूसरे हाथ का, ठीक है। फोर्थ फिंगर है उसके ऊपर फोर्थ फिंगर। तो इस तरह कोई इनका आपस में रिलेशनशिप नहीं बन रहा होता दोनों हाथों का। तो सिमेट्री के लिहाज से यानी हम ये कहेंगे कि ये डिफरेंट है, ये इनको बिल्कुल सेम हम नहीं कंसिडर कर सकते। ओके, एनेंशियो क्या होता है? ग्रीक वर्ड है, एनेंशियोन से निकला है, मीन अपोजिट, ठीक है। तो अपोजिट क्या है कि वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। अपोजिट मीन के जब आप मिरर में आप कोई चीज़ रखते हैं, ठीक है, तो वो अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो सुपर इम्पोज भी हो सकता है, नॉन भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह का ऑब्जेक्ट है। जिस तरह अगर आपका राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे, ठीक है। ये भी हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इस केस में। कायरल सेंटर, कायरल सेंटर क्या होता है? स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ ए मॉलिक्यूल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कायरलिटी और ऑप्टिकल एक्टिविटीज का कायरल सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो है ना एक ऐसा स्ट्रक्चरल फीचर, ठीक है, जो उसकी कायरलिटी यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है उसकी तरफ इंटरेक्शन, कि जब लाइट जो है वो आपके पास प्लेन पोलराइज लाइट जो है उसको रोटेट कर रहा हो आपका कंपाउंड, तो उसके अंदर ज़ाहिर कंपाउंड में कोई स्ट्रक्चरल फीचर मौजूद होगा जिसकी वजह से वो करता है, कोई क्राइटेरिया तो उसके अंदर होगा। तो वो जो स्ट्रक्चरल फीचर उसके अंदर होता है उसको हम कायरल सेंटर कहते हैं। ओके, इसके बाद ये कार्बन बेस्ड कायरल सेंटर। तो मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन बेस्ड कायरल सेंटर की बात करते हैं, यानी जो कायरलिटी होती है कंपाउंड के अंदर वो कायरल कार्बन की वजह से होती है। तो कायरल कार्बन क्या होता है? सबसे पहले ये देखते हैं। ए कार्बन एटम विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स इज कॉल्ड कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन एटम। इसको कायरल कार्बन भी कहते हैं और एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं। कायरलिटी ऑफ ए कंपाउंड इज यूजुअली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन एटम। कायरलिटी किसकी वजह से होती है? कायरल कार्बन एटम की वजह से होती है। तो अगर एक कार्बन जिसके साथ 4 मुख्तलिफ ग्रुप हो, डिफरेंट ग्रुप हो, एक जैसे ना, कोई भी दो अगर सेम होंगे तो वो कायरल नहीं होगा, तो उसको हम कायरल कार्बन कहते हैं। और कंपाउंड के अंदर जो ऑप्टिकल एक्टिविटी का फेनोमेना होता है ये कायरल कार्बन की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, द कायरलिटी ऑफ लैक्टिक एसिड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए कायरल कार्बन इन इट्स मॉलिक्यूल। अब लैक्टिक एसिड की जो कायरलिटी है, लैक्टिक एसिड प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवाता है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि लैक्टिक एसिड में कायरल कार्बन होता है, एक ऐसा कार्बन होता है जो 4 मुख्तलिफ ग्रुप के साथ अटैच होता है। हाउएवर ए कायरल कार्बन इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर कायरलिटी। लेकिन ये आपने याद रखना है कि कायरलिटी के लिए कायरल कार्बन कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ठीक है। मतलब सम टाइम ऐसे मॉलिक्यूल में भी कायरलिटी होती है जिनमें कायरल कार्बन नहीं होता, तो वो आप हायर लेवल पे स्टडी करेंगे उन कंपाउंड के बारे में। लेकिन मोस्टली जो है वो कायरल कार्बन कंपाउंड में होता है जिनकी वजह से हमें कायरलिटी होती है। सो ए मॉलिक्यूल में नॉट हैव कायरल कार्बन बट स्टिल बी कायरल। यानी कायरल का क्या मतलब है कि वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा लेकिन उसके अंदर कायरल कार्बन नहीं होगा, ठीक है।
तो वो कोई और फीचर उसके अंदर इस तरह के मौजूद हो सकते हैं जिनकी वजह से वो कायरलिटी शो करेगा। यानी ये एक फीचर है आपके पास जो कायरल कार्बन का होना है। ऑन द अदर हैंड ए मॉलिक्यूल में हैव मोर देन वन कायरल कार्बन एटम बट स्टिल भी ए कायरल। समटाइम्स ये होता है कि कंपाउंड में अगर एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है लेकिन वो एक कायरल हो जाएगा। अब उसमें कायरलिटी का मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए एक क्राइटेरिया है कि कौन सा जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कौन सा इनएक्टिव होगा। ठीक है, जब 2 कार्बन या 2 से ज़्यादा अगर उसके अंदर आ जाएंगे तो उसमें भी सम टाइम जो होता है वो एक आयरल हो। एक आयरल मीन के वो कंपाउंड आपके पास जो है वो स्टिल भी ऑन द अदर हैंड मॉलिक्यूल में है वो मोर देन वन कायरल कार्बन एटम बट स्टिल भी एक आयरल। ठीक है, ये ए यहाँ पे स्पेस नहीं होगा, ये जुड़ा हुआ है। एक आयरन का मतलब है कि वो एक से ज़्यादा कार्बन एटम होंगे लेकिन वो कायरल नहीं होगा, मीन के ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो उसके लिए एक क्राइटेरिया है जो कि हायर लेवल पे आप स्टडी करेंगे कि कायरलिटी के लिए क्राइटेरिया क्या होता है। कायरलिटी का क्राइटेरिया यहाँ पे समटाइम फुलफिल नहीं होता है, जिसकी वजह से कायरल कार्बन होने के बावजूद वो क्या होगा, एक आयरन। लेकिन जब एक कायरल कार्बन होगा तो वो अंडरस्टूड है कि वो कायरल होगा, ये आपने याद रखना है। ओके, अब कायरलिटी को थोड़ा सा जो है वो समझने के लिए एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दी गई है कि आपका जिस तरह हाथ वाली एग्जांपल मैंने अभी डिस्कस की थी कि हमारे अगर लेफ्ट हैंड हो तो उसको आप मिरर में रखें तो आपको राइट नज़र आता है, राइट को मिरर में रखें तो लेफ्ट नज़र आता है। तो अगर आप अपने मतलब राइट हैंड को लेफ्ट पे जब रखते हैं, ठीक है, तो आप यही समझ लें कि आप अपने ऑब्जेक्ट को उसके मिरर इमेज पे रख रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली जब आप इनको हाथ को ऊपर रखें, ऊपर नीचे रख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो सेम फिंगर्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रही। ठीक है, यानी अगर आप उनको ऐसे फिट करें कि वो सेम फिंगर सेम के ऊपर आ जाए, ठीक है, लेकिन आपने उनको प्रॉपर तरीके से रखना है, जिस तरह यानी आप दोनों हाथ को ऊपर नीचे रखेंगे। ठीक है, अगर दोनों हाथ की पॉम को यानी जो सामने वाला पार्ट होता है उसको अगर आप मिलाएंगे तो उस तरह सुपरइम्पोज हम नहीं कहते, हमने दूसरी तरह देखना है यहाँ पे कि आप एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रख के देखें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो सुपरइम्पोज नहीं हो सकता। मीन के सुपरइम्पोज का क्या मतलब है कि हर पार्ट उस पार्ट के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मतलब एक जो फिंगर्स हैं वो सारी एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं आ रही। जब फिट नहीं आती तो इसको हम कहते हैं कि सुपरइम्पोज नहीं हो रहा। तो इनको फिर हम क्या कहेंगे, हम ये कहते हैं कि अवर लेफ्ट हैंड इज नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ राइट हैंड एंड राइट हैंड इज नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ लेफ्ट हैंड। इन दोनों हाथों में जो फर्क है वही फर्क हमारे किसमें हम देखते हैं, एनेंशियोमर्स में। ठीक है, कायरल ऑब्जेक्ट्स, यानी ये कायरल की एग्जांपल है। और इसी तरह ए कायरल ऑब्जेक्ट, ए कायरल मीन जिनमें कायरलिटी नहीं होती। तो मतलब ए कायरल का क्या मतलब है कि जो कायरल कौन से होते हैं, जो नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज शो करते हैं। ए कायरल कौन से होते हैं, जो सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज शो करते हैं। अब अगर आप देखें तो ये एक्चुअल आपका फ्लास्क है, दिस इज फ्लास्क। तो इसका इमेज भी आपको ऐसे ही नजर आएगा मिरर में, अगर आप रख के देखें तो अब आप इसको इसके ऊपर सुपरइम्पोज कर सकते हैं, यानी इसको इस पर फिट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसके इमेज को उठा के इस पे ये इसके ऊपर फिट करें तो ये दोनों फिट हो सकते हैं। ठीक है, मीन के यहाँ पे सुपरइम्पोजेबल सिचुएशन क्रिएट हो रही है, मतलब सुपरइम्पोज कर सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप सुपरइम्पोज नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा कि जहाँ पे आप सुपरइम्पोज कर सकते हैं वहाँ पे वो एक कायरल होगा, और जहाँ पे नहीं कर सकते तो वो कायरल होगा। तो इसलिए कायरलिटी में अक्सर ये यूज होता है कि नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, कि जब एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट है उसको आप उसके इमेज के सुपरइम्पोज ना कर सकते हो, उस पर फिट ना कर सकते हो। सेम केस कायरल मॉलिक्यूल में होता है। अब यहाँ पे आप देखें लैक्टिक एसिड, ये कायरल मॉलिक्यूल है। ठीक है, कायरल किस तरह है, इसमें ये जो कार्बन अगर आप देखें उसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप है। ठीक है, एक इसमें मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, एक OH है, और एक एसिड ग्रुप है यानी COOH मौजूद है। और यहाँ पे ये आपको ये शो हो रहा है कि ये अलोंग द प्लेन है। ठीक है, ये बॉन्ड बिलो द प्लेन शो हो रहा है और ये अबव द प्लेन शो हो रहा है। यानी ये मुख्तलिफ 3D में जब आप स्ट्रक्चर को ज़ाहिर लिखेंगे
तो उसको 3D में जाहिर करने का ये तरीका होता है कि ये अबव द प्लेन को शो कर रहा है, ये बिलो द प्लेन। वैसे अगर आप इस तरह बाउंड ड्रा करेंगे कुछ पता नहीं चलेगा कि ये अलोंग है, अबव है, बिलो है, लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ये ज़रूरी होता है कि आप जो है वो बाउंड की पोजीशन को बताएं, तो क्योंकि स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे ये कायरल कार्बन है, ठीक है, ये आपके पास कायरल कार्बन, इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप है, लैक्टिक एसिड। तो डेफिनेटली जो है वो जब इसमें कायरल कार्बन आ गया तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो इस पर नॉन सुपरइम्पोजेबल होगा। इस वजह से इसकी 2 फॉर्म आपके पास आएंगी, ठीक है, जो डिफरेंट इंटरेक्शन शो करेंगी टूवर्ड्स प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ओके, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है? द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकल रोटेशन से क्या मुराद है? यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी को ऑप्टिकल रोटेशन भी कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस की वो एबिलिटी कि जिससे वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवाता है, उसको हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। अगर कोई कंपाउंड आप मतलब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवाता है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है, उसको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। और अगर वो रोटेट नहीं करवा सकता, नहीं करवाता, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होता है। दिस इज वन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स। यानी ये आमतौर पर क्या होता है कि जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी ये फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, उनमें जो रोटेशन प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट की होती है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी, ये इंट्रैक्शन है लाइट के साथ मॉलिक्यूल का, तो वो उसमें स्पेस में अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से इंट्रैक्शन चेंज हो रहा है, तो इस वजह से ओवरऑल हम इस फिनोमेना को क्या कंसिडर करेंगे? ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल रोटेशन। इसमें कंपाउंड रोटेट नहीं होता, ये याद रखिएगा कि इसमें कंपाउंड की रोटेशन नहीं होती, इसमें प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट की यानी लाइट की रोटेशन होती है, ठीक है। लेकिन लाइट की रोटेशन होती किसकी वजह से? लाइट जब कंपाउंड प्रोजेक्ट होती है तो ओवरऑल कंपाउंड उस लाइट को रोटेट करवाता है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? कंपाउंड की होती है, लेकिन रोटेशन किसकी होती है? लाइट की। दो सब्सटेंसेस मोस्टली यानी ज़्यादातर ये सब्सटेंसेस सॉल्यूशन की फॉर्म में होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन होते हैं मोस्टली, which have the ability to rotate plane of polarized light are called optically active compound। जो रोटेट करवाते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ ए कंपाउंड इज measured by an instrument called फ्लोरीमीटर। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसको फ्लोरीमीटर कहते हैं, ये आपने याद रखना है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? ठीक है, मतलब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। तो जाहिर है सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है। ऑर्डिनरी लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंपोज्ड ऑफ वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ वाइब्रेटिंग इन डिफरेंट प्लेन। आम जो लाइट होती है, अगर आप विजिबल लाइट की एग्जांपल ले लें, टॉर्च की लाइट ले लें और कोई बल्ब वगैरह की लाइट आप ले लें, ठीक है, एनर्जी सेवर की आप लाइट ले लें, तो ये जितनी भी आपके पास लाइट्स होती है ऑर्डिनरी लाइट जो है ये डिफरेंट डायरेक्शन में जो है प्रोपोगेट कर रही होती है लाइट, ठीक है, यानी ये डिफरेंट वेवलेंथ पे मुश्तमिल होती है और डिफरेंट प्लेन्स में ये वाइब्रेट कर रही होती है। इसका ना तो कोई सेम प्लेन होते हैं इनके, ठीक है, जो वेव्स होते हैं वो एक ही प्लेन में मतलब नहीं जा रहे होते, डिफरेंट प्लेन में जा रहे होते हैं, और इसके साथ साथ जो है वेव्स की वेवलेंथ भी डिफरेंट होती है। यानी इसमें दो बातें होती हैं कि डिफरेंट वेवलेंथ वाली वेव्स होती हैं और उसके साथ साथ वो डिफरेंट प्लेन में वाइब्रेट कर रही होती है। When an ordinary light is passed through a monochromator, as a result a monochromatic light or a light having single wavelength is obtained। अगर आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी मोनोक्रोमेटर कौन सी डिवाइस होती है? मोनोक्रोमेटर वो डिवाइस है जिसमें आप जो है वो ऑर्डिनरी लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करते हैं। मोनोक्रोमेटर, ठीक है, मोनो मीन वन, क्रोम कलर के लिए होता है, यानी वन कलर वाली लाइट। तो वन कलर मीन के वन वेवलेंथ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वन कलर का मतलब वन वेवलेंथ हम कंसिडर करेंगे कि यानी एक वेवलेंथ वाली लाइट आप उससे जो है वो ऑर्डिनरी लाइट को जब उससे पास करेंगे तो वो रिजल्ट में आपको वन कलर वाली लाइट यानी वन वेवलेंथ वाली लाइट आपको देगा, ठीक है। जिस तरह फ्लोरीमीटर में हम आमतौर पर जो है ना वो येलो कलर की लाइट वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, सोडियम डी लाइन लैंप लगा हुआ होता है,
तो ज़ाहिर है उसकी तकरीबन 580 या 579 तकरीबन नैनोमीटर तक वेवलेंथ बन रही होती है। A light having single wavelength is obtained। मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन सी लाइट होती है? लाइट हैविंग सिंगल वेवलेंथ। तो मोनोक्रोमेटर के थ्रू आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट हासिल होगी। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि प्लेन पोलराइज लाइट के रोटेशन की अगर आप बात करें तो उसके लिए ज़ाहिर है आपको पोलराइज लाइट चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपके पास मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए, मीन सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट। ठीक है, दिस मोनोक्रोमेटिक लाइट इज स्टिल मूविंग इन डिफरेंट प्लेन। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट ज़ाहिर है वो है तो सिंगल वेवलेंथ वाली, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगी, एक डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। When this monochromatic light is passed through a Nicol prism that is made up of calcite in calcium carbonate, C को कैपिटल कर, ठीक है, और इसको सबस्क्रिप्ट में ले लें CO3। As a result, a plane polarized light, that is light which vibrate only in one plane, is obtained। कि जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को आप निकोल प्रिज्म से पास करेंगे जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो एज अ रिजल्ट आपके पास जो है ना आपको प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगी। ठीक है, और प्लेन पोलराइज लाइट कौन सी होगी? ठीक है, यानी सिंपली हम इसको पोलराइज लाइट भी कह सकते हैं। आप पोलराइज लाइट कौन सी होगी? जिसमें जो है वो जिसका जो प्लेन है जो यानी वन प्लेन में वाइब्रेट करेगी। द लाइट विच इज वाइब्रेटिंग इन वन प्लेन। यहाँ पे हमने क्या कहा कि ऑर्डिनरी लाइट वाइब्रेट करती है डिफरेंट प्लेन में, तो ये वन प्लेन में वाइब्रेट करेगी। इस कॉल्ड कौन सी लाइट ये होगी? पोलराइज लाइट। ठीक है, तो ज़ाहिर है जब वन प्लेन में करेगी तो हम प्लेन पोलराइज लाइट भी कह सकते हैं। सच लाइट इज सिंपली नोन एज पोलराइज लाइट। ठीक है, जनरली हम उसको पोलराइज लाइट कहते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे होती है कंपाउंड में, किस तरह हमें पता चलता है कि कंपाउंड जो है वो मतलब कौन सा आइसोमर जो है वो किस डायरेक्शन में लाइट को रोटेट करवाता है, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। एंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इन टू आइसोमेरिक फॉर्म विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होता है वो दो आइसोमर की फॉर्म में होता है, मीन के वो उन आइसोमर का आपस में यही रिलेशनशिप होता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में लाइट को रोटेट करवाते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। एक दूसरे के वो क्या कहलाएंगे? जिस तरह भी हमने नंशुमर की बात की थी। ठीक है, आइसोमर विच रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट टू द राइट, राइट मीन क्लॉकवाइज, इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी आइसोमर। ठीक है, यानी वो आइसोमर जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को, यानी पोलराइज लाइट के प्लेन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाता है, उसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी आइसोमर कहते हैं। ठीक है, यानी वो कंपाउंड जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाता है उसको क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रोरोटेटरी आइसोमर कहते हैं। क्लॉकवाइज जिस तरह घड़ी की मतलब समझ बन रही होती है कि उसमें 12 1 2 3, ठीक है, राइट साइड पे जो है वो रोटेशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लस और डी। याद रखना है कि किसी भी आइसोमर की क्लॉकवाइज रोटेशन को आप प्लस से, ठीक है, या डी से जाहिर करेंगे। ठीक है, तो यानी ये प्लस उसकी एक्चुअली हम डायरेक्शन की बेस पे बात कर रहे हैं कि अगर वो क्लॉकवाइज कर रहा है तो प्लस, जाहिर एंटी करेगा तो माइनस। ठीक है, तो डी फॉर डेक्स्ट्रो। ठीक है, while the isomer which rotate the plane of polarized light to the left यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड लीवर रोटेटरी। लीवर रोटेटरी कौन सा आइसोमर होगा? जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइट को रोटेट करवाता है, और उसको किस तरह जाहिर करते हैं? माइनस या एल से, एल फॉर लीवर। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए साइन माइनस होता है, क्लॉकवाइज के लिए प्लस होता है। क्लॉकवाइज को आइसोमर को हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी आइसोमर कहते हैं, डी से जाहिर करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज को लीवर रोटेटरी कहते हैं और एल से जाहिर करते हैं। ठीक है, ओके, अब ये हम देखते हैं कि फ्लोरीमीटर के अंदर ये फिनोमेना कैसे होता है। ठीक है, इसको एक डायग्राम से यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो है ना मोनोक्रोमेटिक लाइट है, ये मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है। इस तरह मैंने आपको सोडियम डी लाइन की बात की थी जो फ्लोरीमीटर में यूज होता है, तो येलो कलर की लाइट वहाँ पे होती है, तकरीबन 579 580 तक नैनोमीटर तक वेवलेंथ उसकी होती है।
तो यहाँ से जो मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है ये डिफरेंट प्लेन में जा रही है, डिफरेंट प्लेन में ये वाइब्रेट कर रही है। तो इसको हम क्या करते हैं, फिर निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो ए को हम क्या कह रहे हैं, लाइट सोर्स प्रोड्यूस लाइट वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शन। बी क्या है, पोलराइजिंग फिल्टर ओनली अलाउज थ्रू लाइट वाइब्रेटिंग इन वन डायरेक्शन। यानी ये आपके पास निकोल प्रिज्म यानी पोलराइजर भी जिसे हम कहते हैं, एक ही डायरेक्शन वाली लाइट को यहाँ से पास करेगा। ठीक है, एक प्लेन वाली लाइट को पास करेगा। ठीक है, वन प्लेन। तो बाकी जो डिफरेंट प्लेन वाले हैं वो नहीं आएंगे यहाँ पे, ओनली वन प्लेन वाली लाइट यहाँ से पास है ओके आएगी। ठीक है, वन डायरेक्शन में जो वाइब्रेट करती है, जस्ट वन डायरेक्शन। ठीक है, याद रखना है। तो इसको आप कौन सी लाइट कहेंगे, पोलराइज लाइट। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली प्लेन ऑफ दैट पोलराइज लाइट। ये लाइट ये आ रही है, इसका ये प्लेन है। अब यहाँ पे जब ये आके गुजरता है, ये लाइट गुजरती है किससे, सैंपल से। सी क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट पासेस थ्रू द सैंपल। यहाँ पे हमने सैंपल सॉल्यूशन डाला हुआ। जब इसमें से गुजरती है तो वो मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा उस लाइट को जो है ना, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो उसको रोटेट करेंगे। अब वो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो जब बहुत से मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, उनकी फिर बल्क में रोटेशन हो जाती है, यानी वो थोड़ी थोड़ी रोटेशन फिर इकट्ठी होती रहती है ना। तो जब वो वहां से गुजर के आता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पे कंसंट्रेशन का इफेक्ट भी होता है, वो हायर क्लासेस में आपको बताया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो यहाँ से जब ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट अगर आप देखें तो इसकी यहाँ पे देखें, अब ये रोटेशन काज हुई है। एक्चुअली इसका डी क्या है, इफ सब्सटेंस इज ऑप्टिकली एक्टिव इज रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रोटेट, यानी प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट क्या हुआ, रोटेट हुआ। ठीक है, तो अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अगर वो नहीं होगा तो वो जैसे प्लेन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये देखें इस प्लेन की ये डायरेक्शन, यहाँ पे ये डायरेक्शन आप शो करेंगे। अब यहाँ पे ये लाइट रोटेट हुई तो डेफिनेटली ये जाहिर हो रहा है यहाँ। ठीक है, तो अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो वो रोटेट करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा, वो एक खास डिग्री पे रोटेट करेगा। ये डिग्री का साइन इसलिए आपको नजर आ रहा है, वो कंपाउंड के ऊपर कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट ई को अगर आप देखें, एनालाइजिंग फिल्टर इंस्टॉल्ड सो दैट लाइट रीचेज ए मैक्सिमम। ठीक है, तो इसको फिर हम, चूंकि फ्लोरीमीटर का ये एक्चुअली आपको डायग्राम मतलब एक जनरल व्यू बताया गया है, उसके अंदर किस तरह वो काम करता है। ठीक है, ये ओवरऑल पूरा फ्लोरीमीटर आप उस तरह मतलब कंप्लीट उसकी डायग्राम नहीं है, लेकिन कुछ पार्ट्स आपको दिखाए गए हैं कि वो किस तरह काम करते हैं, जस्ट एनिमेटिक फॉर्म में ये, तो यानी एक्चुअल ये नहीं है। तो ये व्यूअर है, यानी जो देखता है। अब फ्लोरीमीटर एक्चुअली काम कैसे करता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसमें ये होता है कि सबसे पहले जो है ना, हम हमारा जो सैंपल है, सैंपल डालने से, उसमें रखने से पहले अगर आप उसको देखें तो वो आपको आप उसको ऐसी मतलब जब एडजस्ट करेंगे तो वो आपको लाइट, जब आप देखेंगे उसको व्यू करेंगे, जैसे जस्ट लाइक माइक्रोस्कोप, जब उस आई पीस में आप देख रहे होते हैं माइक्रोस्कोप में, उस तरह आप इसमें देखेंगे तो आपको बिल्कुल ब्राइट सा नजर आएगा अंदर से। ठीक है, उसके बाद जब आप सैंपल रख देंगे तो सैंपल रखने के बाद आपने फिर इसको देखना है। अगर आप ये देखें और आपको अंधेरा नजर आ रहा हो तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट जो पहले आ रही थी, अब कंपाउंड ने उसे रोटेट कर दिया है। तो अब अगर अंधेरा आपको नजर आ गया तो इसका मतलब है कि कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर आपको अंधेरा नजर ना आया तो इसका मतलब है कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, तो अब इसमें आपने क्या करना है कि अगर आपको अंधेरा नजर आ गया तो आपने इसको राइट साइड पे पहले रोटेट करवाना है। जब आप राइट साइड पे रोटेट करवाएंगे और आपको लाइट नजर आना शुरू हो गई तो आप समझ लें कि आपके पास जो आपका कंपाउंड जो है वो क्या है, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी वो डी है, या प्लस से उसकी रोटेशन शो करेंगे, यानी वो क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है लाइट। अगर आप जो है वो एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाएंगे, तो मतलब क्लॉकवाइज पे आपको अंधेरा ही नजर आ रहा है, तो एंटी पे जब आप उसे घुमाएंगे तो फिर आपको अगर लाइट नजर आना शुरू हो गई तो आप समझ लें कि आपका जो कंपाउंड था वो ऑप्टिकली एक्टिव था और उसने किस डायरेक्शन में लाइट को रोटेट किया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया। ठीक है, तो जब आप इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करें तो इट इज़ वेरी इजी। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन इसको प्रैक्टिकली ऐसे ही देखा जाता है। ठीक है, आसान होता है, आसानी से आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे यानी ये वीवर है, ये वो देखेगा वीवर, उसको ही पता चलेगा कि लाइट रोटेट। इसमें कोई थ्योरेटिकल क्राइटेरिया नहीं होता, याद रखिएगा कि हमें कभी भी थ्योरेटिकली नहीं पता चलता कि हमारा आइसोमर लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करवाने वाला है या एंटी क्लॉकवाइज करवाने वाला है, जब तक आप उस कंपाउंड को प्रैक्टिकली चेक नहीं करेंगे।
ठीक है। ऑप्टिकल रोटेशन जो होती है या साइन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन होता है जिसमें स्मॉल डी स्मॉल एल या प्लस माइनस जो आप लिखते हैं, ये एक्सपेरिमेंट के बाद हमें पता चलता है। यानी हर आइसोमर को हमने चेक करना होता है, बाकी थ्योरेटिकली उसको उसको डेक्स्ट्रो या लीवो कहने का कोई खास क्राइटेरिया नहीं होता हमारे पास, ये याद रखना है। ओके, इफ द लाइट अपीयर्स टू हैव टर्न टू राइट, राइट पे अगर मतलब आपको लाइट नजर आई मीन के उसने राइट रोटेट किया तो डिस्ट्रो रोटेटरी होगा। अगर लेफ्ट पे रोटेट हुई तो वो आपके पास वो जो आइसोमर है वहां पे वो लीवो रोटेटरी होगा। ठीक है, लेकिन उसी सूरत में ये डिस्ट्रो लीवो हो सकता है जब आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर वो इनएक्टिव होगा तो इनएक्टिव के केस में क्या होता है, लाइट तो रोटेट तो होती है लेकिन वो जिस एक डायरेक्शन में जितनी रोटेट होती है उतनी दूसरे में हो जाती है, तो उस वजह से नेट रिजल्ट जीरो हो जाता है। तो हम ये समझ रहे होते हैं कि लाइट रोटेट नहीं हो रही। ठीक है, इसलिए फिर हम उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव कंसिडर कर लेते हैं। ये एक डायग्राम जो कि ऑलरेडी आपकी बुक में भी दी गई है, इसमें अगर आप देखें तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। दो मुख्तलिफ आइसोमर के ऊपर इसको अप्लाई किया गया है। क्रॉस सेक्शन ऑफ लाइट बीम शोइंग रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ही है लेकिन वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, यानी ये इसको आप इसके साथ रिलेट कर सकते हैं दिस वन। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में मतलब ये लाइट वाइब्रेट कर रही है। अब उसके बाद इस लाइट को जब हम फिल्टर में से निकोल प्रिज्म में से गुजारते हैं तो हमें प्लेन पोलराइज लाइट हासिल होती है। ठीक है, तो ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन भी हम इसे जनरली कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब ये प्लेन पोलराइज लाइट जो है इसको हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से पास करते हैं। ठीक है, अब आपके पास ये एक आइसोमर है, ये दूसरा आइसोमर है। अब यहाँ पे देखें ये आइसोमर, ठीक है, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, अगर कनेक्टिविटी एटम की देखें वो भी सेम है, लेकिन स्पेस में अरेंजमेंट चेंज है। ठीक है, 3D में अगर आप उनकी अरेंजमेंट स्पेस में देखें तो वो डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस कंपाउंड में आपको अबव द प्लेन जो है वो क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे ब्रोमीन नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लोरीन नज़र आ रहा है, जिस जगह पे यहाँ पे क्लोरीन था वहाँ पे यहाँ पे ब्रोमीन है, तो स्पेस में अरेंजमेंट यानी चेंज है। तो ये वाला जो आइसोमर है ये यहाँ पे लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये प्लेन होना चाहिए हमारा, लेकिन लाइट इस डायरेक्शन में रोटेट होगी, ये देखें ऐसे रोटेट हुई। इसी तरह यहाँ पे जब लाइट इस कंपाउंड से निकल के आएगी तो ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है। ठीक है, यानी उसका प्लेन ऐसे होना चाहिए एक्चुअली, लेकिन वो ऐसे आ रहा है। ठीक है, इट मीन कि ये एंटी क्लॉकवाइज इसने इसको रोटेट की। ठीक है, तो अब ये दो कंपाउंड एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर कहलाते हैं। ठीक है, और इनको एनेंशियोमर भी कहते हैं, यानी ये दो एक दूसरे के एनेंशियोमर, और इनको नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर भी कहते हैं, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म एंड लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का यानी ये एक आइसोमर है, ये दूसरा है। अगर पहले सबसे पहले इन आइसोमर को देखते हैं कि ये आइसोमर इस आइसोमर का नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। देखो इसको उठा के अगर इसके ऊपर रखो, ये इसको उठा के इस पे रखो, ये सुपर इम्पोज मीन फिट नहीं होते एक दूसरे के ऊपर। सुपर इम्पोज का क्या मतलब है, एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं हो सकते। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखता हूँ तो मेरे पास जो है ये चले ये ग्रुप तो इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे इधर मिथाइल आएगा। ठीक है, जबकि मिथाइल के ऊपर हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये तो डिफरेंट ग्रुप है। तो हम सुपर इम्पोज तो तब होता है कि उसी ग्रुप के ऊपर यानी सेम ग्रुप के ऊपर सेम ग्रुप्स एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए। तो यानी हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन, OH के ऊपर OH, CH3 के ऊपर CH3, COOH के ऊपर COOH, ऐसी सिचुएशन आएगा तो सुपर इम्पोज। अब लेट से आपके पास अगर इसी तरह का दूसरा एक आइसोमर हो, सपोज करते हैं यही, तो इसी तरह का दूसरा आइसोमर अगर आपके पास है, ठीक है, इसकी यानी कॉपी है, दूसरा है, तो उसको उठा के आप इस पर रख सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन पे ही आ जाएगा, OH पे ही आ जाएगा, C3 पे आ जाएगा, तो वो ज़ाहिर सेम कंपाउंड हो जाएंगे। ठीक है, उनको फिर आप एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर नहीं कहेंगे क्योंकि वो सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक दूसरे के सुपरइम्पोज नहीं हो सकते क्योंकि ये इसका नॉन सुपरइम्पोज मिरर इमेज है और ये इसका, तो इसको हम कहते हैं S लैक्टिक एसिड और इसको R लैक्टिक एसिड कहते हैं। ठीक है, मतलब इसमें S और R क्या होता है, एक्चुअली ये एक थ्योरेटिकल तरीका है इनको जाहिर करने के लिए कि इनके स्पेस में जो एटम की ये ग्रुप की अरेंजमेंट होती है उसको थ्योरेटिकली जाहिर करने के लिए एक नोमेनक्लेचर जिसको RH सिस्टम कहते हैं, नाम लिखते हुए हम ये यूज़ करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि एक जो है हमारे पास जो है वो
मतलब डेक्स्ट्रो वाला होगा, एक लीवो वाला होगा, उन दोनों को जाहिर करने के लिए जब आर एस हम लिखते हैं, जब आर एस लिखा हुआ हो तो हम समझ जाते हैं कि कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन याद रखना है कि आर से हमें कभी नहीं पता चलता कि ये कंपाउंड, ये आर तो थ्योरेटिकली आपको पता चल सकता है, लेकिन आर से आपको उसका साइन ऑफ रोटेशन, यानी आपको ये नहीं पता चलेगा ये डेक्स्ट्रो है या लीवो है, क्योंकि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है, ये थ्योरेटिकल है और ये प्रैक्टिकल है। साइन जो होता है ये प्रैक्टिकल से आता है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है कि प्रैक्टिकल से ये हमें पता चलता है, क्योंकि बाज़ एस कन्फिग्रेशन वाले प्लस होते हैं और बाज़ एस वाले माइनस होते हैं, मुख्तलिफ सिचुएशन इनके अंदर होती है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड के केस में क्या होता है, इसका जो एस होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। अब मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, थ्योरेटिकली तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंटल डाटा को देखा कि जो लैक्टिक एसिड होता है जब हम उसको फ्लोरीमीटर में रखते हैं तो उसका जो एस कन्फिग्रेशन वाला एनंशोमार होता है। ठीक है, ये कन्फिग्रेशन हायर क्लासेस में आपको बताई जाएगी कि किस तरह ये एस हो रहा है, किस तरह ये आर हो रहा है, ये अभी क्राइटेरिया यहाँ पे आप नहीं समझ पाएंगे। तो एस कन्फिग्रेशन वाला यानी जो एनंशोमार होगा वो जब हम फ्लोरीमीटर में रखते हैं तो वो क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ठीक है, ये फ्लोरीमीटर से हमें पता चलता है। और जब हम आर कन्फिग्रेशन वाला फ्लोरीमीटर में रखते हैं तो वो लीवो रोटेटरी होता है। इसलिए मैंने यहाँ साइन नेगेटिव यूज किया और यहाँ पे पॉजिटिव यूज किया, प्लस यहाँ पे माइनस। तो ये लैक्टिक एसिड के दो नॉन सुपरपोजिबल मिरर इमेज हैं, यानी ये लैक्टिक एसिड के दो एनंशोमार हैं। स्ट्रक्चर के लिहाज से, एटम की कनेक्टिविटी के लिहाज से और मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिहाज से ये बिल्कुल सेम है। तल्लक क्या है, नॉन सुपरपोजिबल मिरर इमेज है और लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करवाते हैं। ये क्लॉकवाइज रोटेट करवाता है और ये वाला कंपाउंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाता है लाइट को। Okay, the two structures of lactic acid are not identical because they cannot be superimposed on each other. So these are the non-superimposable mirror images of each other. Actually, these two structures are enantiomers of lactic acid. यानी लैक्टिक एसिड के ये दो एनंशोमार हैं। ठीक है, दूसरे अल्फाज में आप इनको एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमार, लेकिन ऑप्टिकल में जब आप सब टाइप में आते हैं तो ये एक दूसरे के एनंशोमार हैं। ओके, अब डेली लाइफ से एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि एनंशोमार जो होते हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, यानी मतलब उनके, हालांकि स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर हम देखें तो हमें बिल्कुल सेम लग रहा होता है, हम कहते हैं ये बिल्कुल प्रॉपर्टीज के लिहाज से सेम होगा, लेकिन क्योंकि अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करवाते हैं तो उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो सकती हैं। तो यहाँ पे अब अगर आप देखें, ये दो कंपाउंड हैं, एक को आर लेमोनिन हम कहते हैं, एक को एस लेमोनिन कहते हैं। ठीक है, तो आर लेमोनिन, आर कन्फिग्रेशन वाला लेमोनिन डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। अब वहां पे अगर आप देखें तो आर वाला लीवो था, यानी इस केस में आर वाला लीवो था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आर वाला डेक्स्ट्रो है। ये हमें कैसे पता चला, प्रैक्टिकल से पता चला। तो आर लेमोनिन किस में पाया जाता है, ये ऑरेंज में पाया जाता है। ठीक है, और जो एस लेमोनिन है वो आमतौर पर लेमन में पाया जाता है। ठीक है, तो यानी ये जो स्मेल होती है इसके, खास तौर पर आपको जो स्किन से जो स्मेल आ रही होती है वो एक्चुअली लेमोनिन की वजह से होती है। तो लेमोनिन जो आर होता है वो किस में पाया जाता है, ऑरेंज में, और जो एस पे होता है वो लेमन में पाया जाता है। अब अगर आप गौर से देखें एक दूसरे के नॉन सुपरपोजिबल मिरर इमेज। ठीक है, यहाँ पे आपको उस तरह पता नहीं चलेगा क्योंकि इनको ड्रा करने के मुख्तलिफ रूल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख लें कि ये ग्रुप अगर यहाँ बिलो द प्लेन था, यहाँ ये अबव द प्लेन है। ठीक है, क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ पे इन दोनों की अरेंजमेंट स्पेस में डिफरेंट है। ठीक है, ओके, यहाँ पे इसको थोड़ा सा और क्लियर करके देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस हैंड के ऊपर जो आपको नजर आ रहा है दैट इज लेमन। ठीक है, ये आपको थोड़ा बड़े वाला लेमन है, देखने में आपको ऑरेंज नजर आ रहा है बट इट इज नॉट ऑरेंज, दिस इज लेमन। ये ऑरेंज है। ठीक है, अब ऑरेंज में ये कंपाउंड होता है। ठीक है, ऑरेंज में ये वाला कंपाउंड होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने क्या कहा कि हमारे पास एक एस होता है, एक आर होता है। आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, यानी आर वाला जो होता है वो क्लॉकवाइज लाइट को रोटेट करवाता है, आर लेमोनिन, और एस वाला एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कन्फिग्रेशन के लिहाज से अगर आप देखें, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली एस। ठीक है, हमने क्या कहा जी, इधर हमने कहा कि एस जो लेमोनिन है वो किस में होता है, लेमन में। ठीक है,
तो ये एस लेमोनिन है, ये लेमन में है, ठीक है। इसी तरह 1 2 3, तो दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज एक्चुअली आर लेमोनिन, ठीक है। ये जो मैं अभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कह रहा हूँ, ये थ्योरेटिकली आर और एस के लिए होता है, इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो हमें एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है रोटेशन का, ठीक है। तो अब इनमें है कि ये अगर आप गौर से देखें तो इधर मिरर आप बीच में रख लें, तो ये मिरर इमेज ही बन रहे हैं। यहाँ पे भी हमने वो मतलब जो एटम को थ्योरेटिकली चेंज करते हैं उस तरह हमने नहीं किया, वो और बिलो वाली बात, वो एक ही साइड पे हमें नजर आ रहा है। लेकिन ये है कि अगर आप मिरर रखें तो ये देखें, इसकी जो राइट साइड है वो आपको इसकी लेफ्ट पे नजर आ रही है, इसकी जो लेफ्ट है वो आपको इसकी राइट पे नजर आ रही है। तो लेमन में एस होता है और ऑरेंज में आर होता है। आर वाला डेक्स्ट्रो होता है, एस वाला लीवो होता है। लेमोनिन की बात कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है हर केस में, क्योंकि पिछले में हमारा आर जो था वो मतलब लीवो था और एस जो है वो डेक्स्ट्रो था, लैक्टिक एसिड का केस जो हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। जबकि यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट होता है, ये आपने याद रखना है कि जहाँ पे जो लेमन वाला होता है वो एस होता है, एस लीवो रोटेटरी होता है लेमन के केस में, एस लेमोनिन यानी। और ये इस कंपाउंड का क्या नाम है, आर लेमोनिन। आर लेमोनिन जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ठीक है। ओके, तो इस तरह के बहुत से कायरल मॉलिक्यूल जो है ना हमारे यहाँ डेली लाइफ के अंदर मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के अंदर पाए जाते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है। अब आप देखें ना लेमन और ऑरेंज में कितना डिफरेंस होता है, ठीक है। दोनों क्लियरली यहाँ पे आपको आप सही फर्क कर सकते हैं, दोनों में आसानी से डिफरेंस कर सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री के लिहाज से आपने याद रखना है कि केमिस्ट्री भी इनकी डिफरेंट है और इनमें दो अपोजिट एनर्जीशमर पाए जाते हैं, एक एनर्जीशमर एक में होता है, एक दूसरे में होता है। अब सम टाइम दोनों एनर्जीशमर एक ही कंपाउंड के अंदर भी सम टाइम होता है, ठीक है, उसको रसेमिक मिक्सचर भी हम कहते हैं। लेकिन सम टाइम ये होता है कि एक एनर्जीशमर किसी एक मतलब चीज़ में मौजूद होता है और दूसरा किसी और में मौजूद होता है। जिस तरह आप देखें ये ऑरेंज है, ये लेमन है, दो मुख्तलिफ में दो कंपाउंड यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। ओके, दिस इज एंड ऑफ टूडेज लेक्चर। थैंक यू।